नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जिला अस्पताल छतरपुर में पदस्थ है। हम सर से चर्चा करेंगे हड्डियों से संबंधित लोगों को किस तरह की आज के समय में बीमारी फैल रही हैं और हड्डियों से संबंधित जैसे कई पुरानी बीमारी हैं, घुटने के दर्द हैं, तो किस तरह से वह लोग ठीक करें और क्या इनके बारे में है, पूरी जानकारी सर से समझेंगे। सर, आज के दौर पर किस तरह से यानी हड्डियों से संबंधित जो कॉमन बीमारी है वह लोगों में फैल रही है, और एक और ये सवाल है सर, जैसे पुराने जैसे घुटनों के दर्द है तो उसको किस तरह से लोग ठीक करें। कहते हैं कि उसको बदलने को भी कहने लगते हैं लोग, ट्रांस। ओके, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं अभी पीजीएमओ के पद पर जिला अस्पताल छतरपुर में पदस्थ हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस। पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि 40-50 ईयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता था। फीमेल्स में जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है उसके बाद उनकी हड्डियाँ बहुत तेज़ी से ख़राब होती हैं। इसी प्रकार मेल में भी 50 साल के बाद हड्डियाँ ख़राब होती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पर आजकल खान-पान ऐसा होता जा रहा है हमारा कि हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं। आजकल के बच्चे 20-20 साल में, 25-25 साल में बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसी कारण से बच्चों की आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे थोड़ा-सा भी गिरते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। जबकि हमारे समय में हम लोग इतना खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे, पर हमारी हड्डी नहीं टूटती थी। तो खान-पान बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, जिस कारण से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने से उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। और हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण ये भी होता है कि पहले जो हमारी हड्डियाँ 60 साल में, 70 साल में घिसती थी और हमारे घुटने दर्द करते थे, आज वो हम देखते हैं कि 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में लोगों के घुटने ख़राब होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनको घुटना रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी पड़ती है। और घुटना रिप्लेसमेंट की सर्जरी में ऐसा होता है कि जो उसमें इम्प्लांट डाला जाता है उसकी एज 20 से 25 साल होती है। वो भी तब जब हम उन घुटनों को बहुत तरीके से यूज़ करें। तो अगर हम आज के ज़माने में 40 साल के बंदे में घुटना डलवाते हैं और अगर वो अच्छे से उसको यूज़ करता है, तो हमें 60 या 65 साल में दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस इम्प्लांट की एज ही 20-25 साल है की। तो मैं सभी को यही कहता हूँ कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और अपना वज़न ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि वज़न भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वज़न बढ़ने के कारण हमको डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बोन्स को कमज़ोर करने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि खान-पान यानी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेकर, तो लोग किस तरह का खान-पान करें जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें? लोगों को पहली बात तो दूध सभी को लेना चाहिए। 1 पाव 200 एमएल या 250 एमएल दूध सभी को पीना चाहिए। और सभी से मैं ये कहूँगा कि कोई बाहर की चीज़, कोई पाउडर, कोई सा भी दूध में ना मिलाएँ। हमारे दादा-दादी हमको देते थे दूध में हल्दी डाल के, वो सबसे अच्छी चीज़ थी। और मैं सभी पेशेंट को भी कहता हूँ कि आप दूध में हल्दी मिला के पिएँ, ना कि हम कोई भी जिनके नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी हम दूध में डाल के बच्चों को पिलाते हैं, वो नहीं पिलाने चाहिए। दूसरा, दूध के साथ आप दूध की बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे दही हो गया, मठा हो गया, पनीर हो गया। ऐसा भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि मठा या खट्टी चीज़ें खाने से घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हैगा। अगर आप मठा या दही ताज़ा खाएँगे, 1-2 दिन पुराना खाएँगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि आप ज़्यादा पुराना मठा या दही खाएँगे तो आपको भले ही दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारे, अखरोट वगैरह। इनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आप हरी सब्जियाँ खा सकते हैं। और मेन फैक्टर ये है कि आपका वज़न बढ़ना नहीं चाहिए पेशेंट के लिए। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वज़न जी, यानी हड्डियों को लेकर। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक इसमें वज़न है, क्योंकि हम एक लिमिट तक ही खान-पान को कंट्रोल कर सकते हैं। पर वज़न को जो एक हमारे पास एक मॉडिफायर फैक्टर होता है, जो वज़न अगर हम उसको बढ़ने देंगे तो उसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पर। उस कारण से हमारी हड्डियाँ जल्दी घिसना चालू हो जाती हैं। जैसे दूध का सर आपने अभी बताया, तो दूध बहुत ज़रूरी है यानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। ज़रूर। कितनी इसमें ये हकीकत है? बिल्कुल, क्योंकि दूध एक बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम के लिए, बॉडी के लिए, और हमें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। जब हमें हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स में ही स्टोर होता है। ऐसा हमारी बुक्स में भी है, हम पढ़ते भी हैं कि लगभग 1 किलो कैल्शियम बोन्स के अंदर रहता है। तो एक एट अ टाइम जब हमारी बॉडी को ज़रूरत ही पड़ती है तो हमारी बोन्स ही बॉडी को कैल्शियम सप्लाई करती है। पर अगर जब बोन्स में कैल्शियम ही नहीं होगा तो फिर और भी दिक्कतें हमें चालू हो जाती हैं उसके कारण से। और हड्डियों को लेकर सर जैसे पानी है, तो दूषित पानी और स्वच्छ पानी पीने से भी इसमें कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हड्डियों से संबंधित? नहीं, पानी में ऐसा नहीं है। एक्चुअली हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए हमारे बॉडी का। यदि कोई एक नॉर्मल बंदा है, इसका वज़न 60 किलो है और एडल्ट है, तो लगभग
3 से 4 लीटर पानी उसको डेली लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम साफ पानी ही पिएं। दूषित पानी पिएंगे तो और भी बीमारियां हमें हो सकती हैं। ये अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो हड्डियों के लिए। हाँ, हाइड्रेशन मेंटेन होना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। लोग सर धार्मिक स्थल जाते हैं, जैसे उनकी हड्डियां टूट जाती हैं या जैसे फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर ऐसा बताते हैं कि उनकी हड्डियां भी जुड़ जाती हैं। तो इसको लेकर आप कितना वो मानते हैं कि कितना वो, जैसे यहाँ बुंदेलखंड में मुहास है एक स्थान, वहाँ अधिकांशतर लोग जाते हैं। हाँ, ऐसा है। वो हड्ड-जोड़ कोई दवा भी पिलाते हैं, वो भी सही है। मैं पेशेंट से कहता भी हूँ कि जिसको भी जाना है, एक बार ऑपरेशन करा ले या एक एक्सपर्ट की सलाह ले ले, हड्डी का ठीक से बिठवा ले। उसके बाद उसको दवाई पीनी है तो पी सकता है। पर गलती लोग क्या करते हैं, जिसकी भी किसी की हड्डी टूटती है, वो सीधे ही मुहास चला जाता है। वहाँ जाके वो दवाई पिला देते हैं और उनको लगता है हड्डी जुड़ गई। 10 में से 5 केस में ऐसा होता है कि उस हड्डी को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी, पर वो गलती से उन्होंने वहाँ चले गए और हड्डी जुड़ गई, तो उनका कहीं पैर टेढ़ा हो जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। तो जिसको भी मुहास जाना है या हड्डी जोड़ने की दवाई खानी है, तो पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह ले ले। वो अगर बोले कि प्लास्टर लगना है या ऑपरेशन होना, जो भी होना है, एक बार वो चीज़ हो जाए, उसके बाद आप वो दवाई बिल्कुल बेशक पी सकते हैं। यानी वहाँ भी आप जाएं, लेकिन एक्सपर्ट की भी सलाह जरूर। एक्सपर्ट की सलाह जरूर है, रिक्वायर्ड है। और सर जो फिजियोथेरेपी है वह हड्डियों के लिए कितनी अच्छी है, टूटी हड्डियों के लिए कितनी फायदेमंद है फिजियोथेरेपी जो है, उसके बारे में। फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है हड्डियों के लिए। हमारी अधिकतर सर्जरीज के बाद में पेशेंट्स के जोड़ वगैरह हमारे जाम हो जाते हैं, तो उसमें हम फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। और वैसे भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं पहले से भी, तो हमारी बोन्स की क्या मिनरलाइजेशन की पावर बढ़ जाती है और हमारी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं। तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि हर कोई हफ्ते में कम से कम 5 दिन खुद एक्सरसाइज करे या योगा करे। और जब भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें। एक हमारे बुंदेलखंड में एक ये भी बहुत देखा गया है लोगों की गलतियाँ, कि लोग ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर को भूल जाते हैं और फिर से सीधे 2 या 3 महीने बाद आते हैं कि साहब आपने हमारा ऑपरेशन किया था, हमारा हाथ खुलता ही नहींगा। तो जब तक आप डॉक्टर को दिखाते नहीं रहेंगे, एटलीस्ट 6 मंथ तक आप डॉक्टर के प्रॉपर टच में रहें ऑपरेशन कराने के बाद, तो वो आपको प्रॉपरली देखेगा और आपका जो भी मूवमेंट है, जो जॉइंट्स वगैरह का, वो उसको देखता रहेगा और गड़बड़ नहीं होने देगा। अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि हम फिजियोथेरेपी कराएं तो फिजियोथेरेपी कराएंगे, उससे आपके मूवमेंट अच्छे होंगे, आपकी सर्जरी सफल होगी। यानी कंटिन्यू दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है किसी भी सर्जरी में। सर ऑपरेशन के दौरान जैसे किसी के पैर टूट जाते हैं और भी कई चीज़ें ऐसी, तो उसमें अधिकांशतर जैसे आप ही लोग यानी जैसे रॉड डाल देते हैं, तो कितने दिन तक यह रहती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? दो प्रकार के इम्प्लांट हमारे भारत में यूज होते हैं अभी। एक स्टेनलेस स्टील का यूज होता है, दूसरा टाइटेनियम का। दोनों में बेसिकली ऐसा कोई फर्क नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि टाइटेनियम इम्प्लांट जो है वो हमारी बोन्स के लिए ज़्यादा नेचुरल है, पर हमने भी ऐसा देखा है, सर्जरीज करते हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों इम्प्लांट आप जीवन भर अपनी बॉडी में डले रहने दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल फ़र्क ये होता है कि अगर आपने टाइटेनियम डलवाया है तो आप फ्यूचर में अगर MRI की जांच करवानी है तो आप करवा पाएंगे। अगर आपने स्टील डलवाया है तो स्टील में आप टाइटेनियम MRI की जांच नहीं करवा पाएंगे। पर अब हमारे इंडिया में ऐसा स्टील के इम्प्लांट भी आ चुके हैं जो MRI कंपेटेबल हैं, जिनमें MRI करवाई जा सकती है। बाकी आप सर्जरी कराने के कम से कम 1 से 1.5 साल तक इम्प्लांट ना निकलवाएं, मेरी यही सलाह है। क्योंकि हमने बुक्स में भी पढ़ा है, हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो भी कहते हैं कि कम से कम 1 या 1.5 साल रुकें और चाहे तो इम्प्लांट ना भी निकलवाएं, अनटिल अदरवाइज कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। तो सर और एक और आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकांशतर लोग कमर दर्द से ग्रस्त रहते हैं, खासतौर पर महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, और कोई फ्रैक्चर भी नहीं रहता है, तो क्या हड्डी से ही संबंधित रहता है इस बीमारी को लेकर? यदि एक स्वस्थ रहे, कमर ठीक रहे, तो क्या करना चाहिए? लोगों को योगा जरूर करना चाहिए और हमारे कमर के बैक की एक्सटेंशन मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग, मतलब उनकी कसरत करना भी बहुत ज़रूरी है। 2 फैक्टर हैं। और एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है कि हम नीचे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, तो एक नीचे बैठना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे घुटने घिसने के लिए। और एक बार हमारे जब घुटने घिस जाते हैं तो हमारी कमर पे भी जोर पड़ता है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि हमारी बॉडी में 2 स्प्रिंग भगवान ने दी हैं, एक घुटना और एक कमर। हमारी एक स्प्रिंग जब जल्दी घिस जाती है, अगर हम उसको ठीक नहीं करवाते हैं या ठीक नहीं रखते हैं, तो हमारी दूसरी स्प्रिंग पे जोर पड़ता है, हमें कमर घिसने लगती है। और वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस अधिकतर होता है हमारे बैक की बोन्स में, वहाँ वो हड्डी ऑलरेडी कमजोर है, उस पर हम ज़्यादा काम करवाएंगे तो जल्दी दर्द करती है, जल्दी घिसने लगती है, जल्दी दिक्कत आती है पेशेंट को।
सर हम एक बहुत सरल शब्दों में जानना चाहेंगे कि जैसे लोग लेटते हैं सोते हैं तो तकिया सिर के लगाते हैं, तो लोग ज़्यादा ऊंची भी तकिया लगाते हैं, तो क्या ज़्यादा नुकसानदायक रहती है? लोगों की गर्दन दर्द भी करती है और नसों में भी खिंचाव बना रहता है, तो तकिया के भी कोई साइड इफेक्ट हैं कि कोई फायदे भी हैं इसके? हमें तकिया एक बहुत ही कोमल या मुलायम तकिया यूज़ करनी चाहिए। अब ज़्यादा कठोर तकिया अगर यूज़ करेंगे तो हमारे गले की नसें अकड़ जाती हैं, और इसके लिए एक आती है सर्वाइकल पिलो आती है, अब वो बेटर रहती है अगर हम उसको यूज़ करें। पर अगर आप ज़्यादा तकिया 2 या 3 तकिया लगा के सोते हैं या बहुत मोटी तकिया या कठोर तकिया लगाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। मुलायम बहुत ज़रूरी है, नहीं तकिया बहुत ज़रूरी मुलायम। दिक्कत में क्या-क्या असर आ सकती है, जैसे नसों में या इसमें आपको गले में दर्द करेगा, गले में अकड़ ना जाएगी, आप मूवमेंट नहीं कर पाएँगे। हो सकता है दर्द आपका हाथों में या कंधे पे भी दर्द रेडिएट करे। तो एक आखिरी सवाल और सर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या यानी जो मरीज हैं इससे ग्रसित हैं या जो बीमारी है फैल रही, कोई संदेश देना चाहेंगे क्या हड्डी के मरीजों को? मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि सभी कोई योगा या एक्सरसाइज रूटीनली करें, अच्छा खान-पान रखें, दूध पिएँ और स्वस्थ रहें, ताकि आपको डॉक्टर के पास ना आना पड़े, और अगर आपको डॉक्टर के पास आना पड़े तो उसकी प्रॉपर्ली उसकी बात सुनें और उसकी एडवाइस फॉलो करें। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने हड्डियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।